स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का इतिहास का जितना भी एमसीक्यू बन सकता है सभी एमसीक्यू को एक ही वीडियो में। तो बस जितना भी इकोनॉमिक्स का डाल चुके हैं आज इतिहास का दे रहे हैं, फिर भूगोल, नागरिक शास्त्र, ऐसा करके कल तक सभी वीडियो, सभी चैप्टर, सभी बुक का वीडियो आपको मिल जाएगा। बस यही सब वीडियो को देख के जाना है। एमसीक्यू में ऑप्शनल क्वेश्चन में इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रशा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो वियना की संधि याद रखिएगा, पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रशा और ऑस्ट्रिया की बात हो तो वियना की संधि के द्वारा दोनों का युद्ध विराम हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। गैरीबॉडी कहाँ का निवासी था? तो ये सोर्डिनिया के निवासी था। सोर्डिनिया गैरीबॉडी है ना। मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो मासिले जो है वो फ्रांस का राष्ट्रगीत है। वह राज्य जहाँ राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक और उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता जो है उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसको राष्ट्र राज्य कहते हैं, राष्ट्र राज्य। किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्ति, आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को रूपक कहते हैं, ठीक है। रूपक याद रखिएगा। और जर्मनी का रूपक जर्मेनिया याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो उसी को तो निरंकुशवाद कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही होगा, निरंकुशवाद। निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था विक्टर इमैनुएल द्वितीय को, है ना। विक्टर इमैनुएल द्वितीय। निम्नांकित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? तो इटली को यूरोपीय सभ्यता के पालना के रूप में, यूनान को यूरोपीय देशों को पालना के रूप में जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत। अगला क्वेश्चन है, जिउसेppe मैस्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। 1807 ईस्वी जिनेवा में। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो रूसो याद रखिएगा, रूसो ने लिखा था सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये बात किसने कही थी? तो मैटरनिख ने कही थी, मैटरनिख। कैरोल कुर्पिस्की कौन था? तो ये पोलिश राष्ट्रवादी था। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कुस्तुंतुनिया की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सोरियो कौन था? तो फ्रांसीसी चित्रकार था फ्रेडरिक सोरियो। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो राष्ट्र के सामूहिक पहचान को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन महिला रूपक बनी? तो जर्मेनिया, है ना। महिला रूपक बनी कौन? जर्मन के राष्ट्र के लिए तो जर्मेनिया बनी, है ना। और रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्मार्क ने किया था, याद रखिएगा। रक्त और लौह की नीति या रक्त और खड्ग की नीति भी इसको कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो ये प्रशा के चांसलर थे। फ्रेडरिक सोरियो का विषय क्या था? तो लोकतंत्र फ्रेडरिक सोरियो का विषय था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है राष्ट्रवादी अवधारणा का जन्म। पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश की नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका था? तो रूसो का है ना। रूसो ने कहा था कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश की नागरिक या कुछ और हो। मतदान का अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मताधिकार कहा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। लिब्रे क्या था? तो लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा था, फ्रांस का पैसा, है ना लिब्रे। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो रूसो का है। किसके कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई? तो फ्रेडरिक सोरियो के कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई जो कि संभव नहीं है।
फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में पहला विद्रोह हुआ था। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है? तो जोसेपे मेस्सीनी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्र भावनाओं का संचार किया? तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। किसका? यूनान का। 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, भूखमरी। तीनों सही है, तीन में से सभी लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो युद्ध के नाम पर कर्ज लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो 7 राज्यों में इटली बटा हुआ था। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो सामान्य संस्कृति द्वारा, सामान्य इतिहास द्वारा। सही है। भाषा और लोक परंपरा, सब कुछ सेम सेम, यानी सब सही हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ का था? तो ये प्रशा का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? तो प्रशा का चांसलर। कौन? बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूक मैटरनिख ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया? तो मेस्सीनी को। 19वीं सदी के दौरान निम्न में से कौन एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो वो था राष्ट्रीयवाद। 41 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बन सकता है जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपनों का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था? तो फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। तो ये रहा 41 क्वेश्चन पहला क्वेश्चन चैप्टर से। आते हैं सेकंड चैप्टर में फटाफट। सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहला क्वेश्चन बन सकता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 1917 में गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू हुआ। 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल ऐलान किसने किया था? तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बाबा रामचंद्र ने, है ना। अवध में किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। निम्नलिखित में से किसने 1919 का रोलेट एक्ट पारित किया था? तो इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिल ने पास किया था। सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की, यानी शुरू की थी? तो 78 सदस्यों के साथ। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो 12 मार्च 1930 याद रखें, 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। वापस कब आए थे? 1915 में। ठीक है, 1915 में वापस आए, यानी 15 और उधर 7, 22 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे, पढ़ाई वहीं की। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो जनरल डायर। इसका नाम तो सबको याद होगा, जनरल डायर, है ना। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किसमें था? तो वही रोलेट एक्ट में था, रोलेट एक्ट में। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? तो 6 अप्रैल 1930 में नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। 1932 ईस्वी में पूना समझौता, यानी जिसको पैक्ट कहा जाता है, किन के बीच हुआ था? तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुई था ना, गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर का जो नागपुर में हुआ था ना, 1920 में नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था।
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। ब्रिटिश सरकार ने कौशरे हिंद की उपाधि से किससे सम्मानित किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने कौशरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया था। बापू किन्हें कहा जाता था? महात्मा गांधी को। यह अभी भी कहा जाता है। यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ये झारखंड में पहुंच गए हैं। तो सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर पहली बार संबोधित किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह ने की थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? तो चौरी चौरा में जो हिंसात्मक घटना हुई थी उसके बाद असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने, है ना। अवनींद्रनाथ टैगोर ने मतलब भारत माता की छवि यानी भारत का रूपक बनाया। जैसे इसे पहले बताया था रूपक, फ्रांस का रूपक, जर्मन का रूपक जर्मेनिया, है ना। इसी तरह खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल गफ्फार खान ने की थी खुदाई खिदमतगार की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो यह महात्मा गांधी का विश्वास था। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए गए थे? जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वैसाखी मेला में शिरकत के लिए गए थे, यानी वहां गए थे, वैसाखी मेला में गए थे। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करना था? तो नमक का कर को खत्म करना था। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुंचे थे? तो अहमदाबाद पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाई दिया नमक, है ना, और इसीलिए दांडी यात्रा शुरू कर नमक कानून का उल्लंघन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तब बारदौरी आंदोलन का। तो ये रहा सेकंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मिलते हैं आते हैं थर्ड चैप्टर में, है ना, और उसका भी एमसीक्यू को देख। तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है, भारत में आने वाली पहली दो यूरोपीय जातियां कौन सी थी? तो पुर्तगाल और डच थी। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज में आए। सबसे पहले अंग्रेज नहीं आया था ना। 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी फैली थी बहुत तेजी से? तो रिंडर पेस्ट फैली थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है? तो अमेरिका किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है, विश्व बैंक और IMF के फैसले को। निम्नलिखित में से कौन दूर दूर से देशों को औपनिवेशिक बनाने में सहायक ना बना? तो आलू ना बना। निम्नलिखित में से किन्हें धुरी शक्तियाँ समझा जाता था? नाजी जर्मनी, जापान और इटली को। रिंडर पेस्ट क्या था? एक पशु रोग था। अमेरिका की खोज किसने की? हाँ, अमेरिका का यह हेरा गया था, तो हेराया नहीं था, खोया नहीं था, मतलब अमेरिका सबसे पहले कौन? तो क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज। और भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज किसने की थी? कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा भारत की खोज किसने की थी। और भारत का खोज मतलब या अमेरिका का खोज मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कहीं हेरा गया था, खो गया था अमेरिका या भारत। मतलब पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत, यूरोप के देश पहले भारत को नहीं जानते थे, तो वो पहला आदमी था जो कि समुद्र के रास्ते से भारत आया था। तो इसलिए यूरोपियों का मानना है कि भारत का खोज किया, मतलब पहली बार तो वही भारत आया, तब फिर उसके देखा देखी सब यूरोप वाले, डच, पुर्तगाली आए, डच आए, फिर अंग्रेज आए और पता नहीं क्या कौन कौन आया, है ना। तो इस तरह से वो मतलब पहला रास्ता दिखाया था वो, इसलिए उसको भारत का खोज माना जाता है। तो अगर यूरोपीय लोग पढ़ेंगे कि भारत का खोज किसने किया था तो ये सही है, लेकिन भारत में ही पढ़ा जाता है कि भारत का खोज किसने किया था, तो ये गलत है। लेकिन आदमी रट लिया है, समझ लिया है, वही भारत का खोज किया है। तब बताइएगा कमेंट में वो कौन था। वो यूरोपियों के लिए था भारत का खोज, है ना, भारत के लिए नहीं। भारत तो भारत है, मैं इसका कौन खोजेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ? तो चेचक,
अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये तीनों को मित्र राष्ट्र माना जाता था। कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया? तो असेंबली लाइन का इस्तेमाल किया आपको अपनाया गया। असेंबली लाइन तरीका मतलब एक लाइन से सब सामान फिट होते जाएगा, एकदम देखे होंगे आप यूट्यूब सब में गाड़ी का, कहीं ये लग रहा हो, कहीं वो लग रहा है, एकदम एक लाइन से सनसना के जा रहा है बनते बनते और पूरा फुल हो जा रहा है कंप्लीट इस तरह से। हेनरी फोर्ड कौन था? तो कार निर्माता था। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। महामंदी के समय अवधि क्या थी? तो महामंदी जो पड़ा था वो 29-30 के दशक में था, 29-30। G77 से आप क्या समझते हैं? विकासशील देशों का समूह G77 है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी? तो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? तो विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो अमेरिका से हुई थी आर्थिक महामंदी की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 39 से 45 तक। और पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक याद रखिएगा। दूसरा 1939 से 45 तक। सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो एशिया और यूरोप को जोड़ता है एक रास्ता है सिल्क मार्ग जिसको कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है? तो वीटो का अधिकार प्राप्त है, जिसमें भारत नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से ही एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो वही हेनरी फोर्ड ने किया था, हेनरी फोर्ड ने। आते हैं, ये 22 क्वेश्चन काफ़ी इस चैप्टर के लिए। आते हैं फोर्थ चैप्टर में। तो फोर्थ चैप्टर औद्योगिकरण का युग। इससे पहला क्वेश्चन बन सकता है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? तो रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई थी, है ना, रिचर्ड आर्कराइट। मुंबई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 में हुई थी, याद रखिए 1854 में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना मुंबई में हुई थी। इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया था? तो स्पेनिंग जेनी के आविष्कार से, है ना, या शुरुआत से स्पेनिंग जेनी। इसमें क्या होता था कि जितना भी महिला सूत काट देती थी कपड़ा बनाने के लिए, उनका काम खत्म हो गया था। मशीन, एक स्पेनिंग जेनी ये मशीन है ना, ये मशीन बन गया था, जिससे कि उन लोगों का काम ठप हो गया, इसीलिए उन लोग क्रोधित थे। निम्नलिखित में से किसने 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित किया था? तो सेठ हुकुमचंद ने, है ना, सेठ हुकुमचंद ने। स्पेनिंग जेनी क्या थी? तो एक मशीन थी। निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह है? तो सूरत और मछलीपट्टनम, ये दो बहुत पुराना औपनिवेशिक बंदरगाह है। कॉस्टिन कौन थे? तो बुनकर का एक समुदाय को कॉस्टिन कहा गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई खुली थी? तो मद्रास में, है ना। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़े का अधिकांश मांग थी? तो भारत। यूरोपीय देशों में सबसे ज़्यादा मांग थी भारत के कपड़े का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? तो गुमास्ता को नियुक्त किया गया था ना। हम लोग भी बुनकरे थे, जुलाहा जिसको कहा गया। किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरगज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो फ्लाई शटल। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? तो लंदन। उसके बाद है, न्यूकोमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का किसने सुधार किया? तो जेम्स वाट ने किया था। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसका महिमा मंडल है? इस चित्र में, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में औद्योगिकरण का महिमा मंडल है। स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो कताई में, है ना। और कताई में जो लोग लगे हुए थे उनका काम खत्म, ठप हो गया, इसलिए बड़ी भारी मात्रा में इसका विरोध हुआ था। अगला चैप्टर में आते हैं। 17 क्वेश्चन काफ़ी है इस चैप्टर के लिए। आते हैं, अगला चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। पहला क्वेश्चन बन सकता है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकी है नाम, जिसको भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने की थी। जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? तो डायमंड सूत्र, जापान की सबसे पुरानी छपी किताब। पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया? तो
योहान गुटेनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। योहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहले पुस्तक कौन सी छापी? तो बाइबिल छापी थी सबसे पहले उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहा था मार्टिन लूथर किंग ने, है ना, मार्टिन लूथर। निम्नलिखित में से टोक्यो का पुराना नाम कौन सा है? तो एदो। टोक्यो का पुराना नाम एदो था। 1821 से संवाद कौमुदी का प्रशासन किसने शुरू किया? तो राजा राममोहन राय ने शुरू किया। 1876 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये रस सुंदरी देवी ने लिखी थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये 1878 में लागू किया गया था। ज्योतिबा फूले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गुलामगिरी लिखी थी, है ना, ज्योतिबा फूले। मार्टिन लूथर किंग कौन था? तो ये धर्म सुधारक था। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। पहली तमिल पुस्तक किसने छापी थी? तो वो थे कैथोलिक पुजारियों ने छापी थी। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई? 16वीं शताब्दी के मध्य में प्रिंटिंग प्रेस आई यहाँ। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया? तो पुर्तगाली द्वारा ना, पुर्तगाली जो आए थे उन्हीं के द्वारा ये पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया। गैली क्या है? तो ये धातु फ्रेम है। तो चलिए, ये लास्ट चैप्टर था इतिहास का, यानी एक ही वीडियो में आपको 5 चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देने का प्रयास किए। उम्मीद करेंगे वीडियो काम का लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेकर हाजिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।